हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज जो है यूपी डीएलएड पीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के दूसरे सब्जेक्ट के बारे में हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो विषय है वह है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन पेपर 5 है और आज हम चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सामाजिक अध्ययन है वह 50 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का। और इसमें अगर आप 50 में से 25 मार्क्स ले आते हैं तो आप पास हैं। 25 मार्क्स से अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो आपका बैक लग जाएगा। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वह है भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी डिस्कशन करनी है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा और यह खासकर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है। तो कल आपका फर्स्ट सेमेस्टर वालों का रिजल्ट आया, उसमें से बहुत लोगों के रिजल्ट अच्छे हुए, कुछ लोग का बैक लगा, कुछ लोग फेल हो गए। तो देखिए, अगर आपका 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है तो आपको पूरा पेपर फिर से देना पड़ेगा। अगर आपका 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है, आपका पेपर फेल तो लिख के आया है रिजल्ट, लेकिन आप फेल नहीं है। आपका मैं किसकी बात कर रही हूँ? जिनका 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है। तो जिनका 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है वह सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते हैं। उनका एग्जाम अभी नहीं होगा, उनका एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के साथ होगा। जो जिनका भी एडमिशन हो रहा है, जब उनका एग्जाम होगा तब उनका पेपर उनके साथ होगा। या तो यह कह सकते हैं, जब आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा ना, उसी के पहले फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होता है, तभी आपका पेपर होगा। जैसे कि इस बार जब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर वाले एग्जाम दिए थे, 3 जुलाई था उनका फर्स्ट पेपर। तो 3, 4, 5 के बाद जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हुआ था, उसी के दूसरे दिन 6, 7, 8 को थर्ड सेमेस्टर का पेपर था। तो ऐसे ही होता है, फर्स्ट और थर्ड का पेपर एक साथ होता है, सेकंड और फोर्थ का पेपर एक साथ होता है। तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अभी आप पूरा फोकस अपने सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम पे लगाइए। फर्स्ट की अभी टेंशन मत लीजिए। फर्स्ट का पेपर अभी नहीं होने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का पेपर अभी नहीं होने वाला है। एक चीज और बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 बैक जिनका लगा है वह सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते हैं। 2 से ज्यादा जिनका लगा है वह एग्जाम नहीं दे सकते हैं, वह फिर से फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देंगे। और एक चीज और, जो मैं पढ़ा रही हूँ आप उसको प्रॉपर वीडियो अच्छे से देखिए और उसको देख के आप नोट्स बनाइए। फिर एक बार वीडियो देखिए, अच्छे से उसको देख के नोट्स बनाइए, फिर आपने नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आपको अच्छे मार्क्स ले आने हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो आपको इतना करना पड़ेगा। अन्यथा आपका रिजल्ट खराब आएगा तो फिर आप खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, लेकिन आप पढ़ेंगी तभी पास हो सकते हैं। मैं आपको कंटेंट दूंगी, आपका मार्गदर्शन करूंगी, मैं आपको मोटिवेट करूंगी, लेकिन पढ़ना आपको रहेगा। तो यहाँ तक की ये बात थी। तो फिर से सुन लीजिए, जिनका 2 में बैक लगा है वो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन अभी पूरा फोकस आपको सेकंड सेमेस्टर पे करना है। जो बैक लगा हुआ है उसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए। उसका एग्जाम आपका थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का जब होगा तब पेपर होगा। तो अभी ऐसा आप पढ़ाई करिए कि सेकंड बिल्कुल फ्रेश पास हो, ताकि आप जब थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करें तो फर्स्ट सेमेस्टर के भी 2 बैक को अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम सामाजिक अध्ययन का चैप्टर 1 जो है हमारा, उसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप अगर आप क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वह है भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना। तो एक चीज और, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा फर्स्ट सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन का जो हिस्ट्री पोर्शन था उस पे थोड़ा सा एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। देखिए, जो हिस्ट्री होता है वह 3 पार्ट में डिवाइड है, आप सभी को इतना तो पता होगा। सबसे पहला जो है वह है प्राचीन इतिहास, सेकंड है मध्यकालीन और जो थर्ड है हमारा वह है आधुनिक काल।
तो जो फर्स्ट सेमेस्टर का आपका सिलेबस था वह प्राचीन काल का था। प्राचीन काल का था, आपको पता होगा फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा पहला चैप्टर था वह था सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद आपने अलग अलग सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था, जैसे मिस्र की सभ्यता हो गई थी और सभ्यता के बारे में पढ़ा था आपने। फिर आपकी वैदिक सभ्यता थी, फिर जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, महाजनपद काल आया था। यह सब आप लोगों ने किसमें पढ़ा था? फर्स्ट सेमेस्टर का यह सिलेबस है। ठीक। उसके बाद आप लोगों ने सिकंदर के बारे में पढ़ा था और जो है मेगास्थनीज के बारे में पढ़ा था। सेकंड सेमेस्टर का आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हुआ था। उसी की जस्ट बाद का जो है चैप्टर अब आपका सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस आ गया है। तो अभी जो ये मौर्य वंश है वह अभी प्राचीन इतिहास का ही भाग है। तो फर्स्ट सेमेस्टर जहाँ पे एंड हुआ था उसी के बाद सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर स्टार्ट है। तो देखिए एक चीज और नोटिस करिएगा कि जो 4 सेमेस्टर है उसमें आपका पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा, मतलब प्राचीन भी, मध्य भी और आधुनिक भी। जो बच्चा चारों सेमेस्टर अच्छे से पढ़ाई करेगा उसको यूपी टेट और सुपर टेट में कोई नहीं रोक सकता। आप बिना कोचिंग के भी क्वालिफाई हो सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से पूरे के पूरे सेमेस्टर को पढ़ना होगा, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो चलिए हम अब क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सामाजिक विज्ञान है उसका फर्स्ट चैप्टर है मौर्य वंश। देखिए मौर्य वंश जो है किस साम्राज्य से संबंधित था, ठीक, इसका उद्गम कैसे हुआ, थोड़ा सा हिस्ट्री है, इसको अगर हम जान लेंगे तो हम ये जो आगे का हमारा चैप्टर है उसको अच्छे से हम कनेक्ट कर पाएंगे, तो आपको समझने में भी आसानी होगी। तो देखिए मौर्य वंश का उद्गम कैसे हुआ, यह हम चलिए थोड़ी सी छोटी सी कहानी है उसको सुन लेते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए जो मौर्य वंश है वह मगध साम्राज्य से संबंधित है। किससे? मगध साम्राज्य से। तो मगध साम्राज्य का जब उत्कर्ष हुआ था तो उसमें विभिन्न प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन हुए थे, जिसके कारण से क्या हुआ कि अनेक प्रकार के राजवंश का उदय हुआ था। तो जो सबसे पहला राजवंश था वह था हर्यक वंश, फिर सेकंड था शिशुनाग, फिर हमारा थर्ड था नंद वंश, और नंद वंश के बाद जो वंश था वह था मौर्य वंश। कौन सा वंश था? मौर्य वंश, जो कि हमें पढ़ना है। तो देखिए, तो इन तीनों वंश का जब पतन हो गया, मतलब हर्यक वंश, शिशुनाग और नंद वंश का जब पतन हो गया, उसके बाद मौर्य वंश का उद्गम हुआ। ठीक, तो नंद वंश के बाद ही मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी में हुई थी। ठीक, मतलब 322 ईसा पूर्व। ठीक, इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। फिर आइए देखते हैं इसके दौरान, मतलब कि मौर्य वंश में जो है कुछ प्रमुख राजा हुए जिनका हमें सिलेबस में पढ़ना है। उन्हीं राजाओं को हम पढ़ेंगे जो सिलेबस में जिनका नाम नोट डाउन हुआ है, और हम चीजें नहीं पढ़ेंगे, हम सिलेबस के अनुसार ही पढ़ेंगे। तो मौर्य वंश में जो राजा है सबसे प्रमुख, ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य है, और अशोक हुए, बिंदुसार, यह तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण राजा हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। अब देखिए मौर्य वंश की स्थापना, ये तो एक बैकग्राउंड हो गया कि ये किस साम्राज्य से संबंधित थे। मौर्य वंश की स्थापना जो हुई थी वह एक प्रक्रिया के द्वारा हुई थी। ठीक है, अब वो प्रक्रिया किस तरीके से थी वह देखते हैं। आप लोग को चाणक्य की स्टोरी तो पता होगी। चाणक्य, और चाणक्य को ही कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। तो चाणक्य जो थे वह पहले नंद वंश से संबंधित थे, मतलब नंद वंश के जो है दरबार में रहा करते थे। तो नंद वंश के दरबार में घनानंद नाम के राजा थे। तो जो घनानंद था वह बहुत ही क्रूर शासक था। ठीक, तो उसने क्या किया कि कौटिल्य जी को अपमानित करके अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। तो कौटिल्य जी वही अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने एक मार्ग खोजा, और उस मार्ग को खोजते हुए ही, खोजने के समय ही उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। फिर उन्होंने क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजनैतिक शिक्षा दी, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मौर्य वंश की स्थापना की वह भी 322 ईस्वी में, तो वह किसकी मदद से की है? कौटिल्य से। यह क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी, किसकी मदद से हुआ था, मौर्य वंश की स्थापना
कौन किया था। ठीक, तो मैं ये स्टोरी के फॉर्म में आपको बताई हूँ, लेकिन आप परेशान मत होइए। यह जो है मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी, तो उस समय आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग को मौर्य वंश का हिस्ट्री पता हो गया होगा कि ये किस साम्राज्य से संबंधित है। ठीक, इसकी स्थापना कौन की, किसकी सहायता से हुई, किस वर्ष में हुआ। तो चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि चैप्टर में क्या दिया हुआ है और हमें क्या पढ़ना है। देखिए, मौर्य काल से ही प्राचीन भारतीय इतिहास का गौरवमयी युग प्रारंभ होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा मौर्य काल है वह प्राचीन इतिहास से संबंधित है। ठीक, तो गौरवमयी युग प्रारंभ हुआ। अब गौरवमयी युग इसको क्यों कहा जाता है, इसको मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस किस रीजन के द्वारा इसको गौरवमयी युग कहा गया। देखिए, सिकंदर के भारत लौटने के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र हो गया। जब सिकंदर भारत आया तो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन मतलब कि जो स्वतंत्रता के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे वो बहुत ही ज्यादा तेज हो गया। तो उस समय भारत को उस समय एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो मगध साम्राज्य की रक्षा करे। अभी मैंने आपको मगध साम्राज्य के बारे में बताया कि हाँ ये वंश थे, तो उनमें तीनों का पतन हुआ था, उसके बाद मौर्य साम्राज्य आया था। तो वह जब पतन हुआ था तो उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। तो वही कहने का मतलब है कि जब सिकंदर वापस आया तो लोगों ने आंदोलन और तीव्र कर दिया। तो भारत को बचाने के लिए लोगों को ऐसे राजा की आवश्यकता थी जो कि आपके मगध साम्राज्य की रक्षा करे और विदेशी आक्रमणों से उत्पन्न संकट को दूर करे तथा देश को विभिन्न भागों को एक सूत्र में आबद्ध करे और चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श का पालन करते हुए भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करे। मतलब कि सिकंदर के आने के बाद जो आंदोलन हुआ या तो विदेशी आक्रमणों के बाद जो परेशानी हुई उन सबको दूर करने के लिए लोगों को एक ऐसे राजा की आवश्यकता थी जो इन सब संकट से या इन सब समस्याओं को दूर करे और सबको एकजुट करके राजनीतिक एकता प्रदान करे। तो ये थी कहानी आपकी। अब देखिए आगे क्या था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन सब कारणों को दूर करने के लिए ही मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जब आए तो यह सारी समस्याएं खत्म हो गई। इन्होंने इतने अच्छे से शासन किया, सबको एक साथ लेके चले, सबको एकजुट होके काम किया। जैसे कि अलग अलग जो भारत के सारे राज्य थे उनके राजाओं के बीच में मतभेद हो गया था युद्ध को लेके। लोग एक दूसरे को ही मतलब एक दूसरे के ही दुश्मन हो गए थे। आपको पता ही है कि भारत में सब लोगों ने ये नीति कैसे अपनाई कि हाँ फूट डालो और राज करो। तो यही नीति अपनाई थी और सबके बीच में क्या हो गया था कि दरारें आ गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबको साथ लेके अच्छे से मतलब उनको समझाया और साथ लेके वह कार्य किए और इसके कारण इन्होंने मतलब कि पूरे भारत में अच्छे से अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसीलिए गौरवमयी काल कहा जाता है इनको। बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत अच्छे से पूरे भारत को एकजुट होके सारा कार्य इन्होंने किया। अब देखिए चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना के साथ ही भारत में एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके साथ ही भारत में एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना भी की। जब सारे लोग एकजुट होकर काम करते हैं तो वह बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। तो वही कह रहा है कि इन्होंने एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की तथा राजनीतिक एकता का सूत्रपात हुआ और मौर्य के आगमन से ही भारतीय इतिहास का कालक्रम भी स्पष्ट होने लगा। मतलब राजनीतिक एकता भी आ गई चंद्रगुप्त मौर्य के आने से। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि भारतीय इतिहास का कालक्रम भी स्पष्ट होने लगा। मतलब कि जैसे कि जो इतिहासकार थे उन्होंने जो बुक में जैसे कि जिस क्रम से वह लिखते हैं अपने बुक को, तो जब मौर्य काल आया तो भी उसके कालक्रम में स्पष्ट हो गया कि हाँ अच्छा नंद वंश के बाद मौर्य वंश आएंगे। तो मतलब एक जो क्रम होता है उसमें भी इतिहासकारों को सही मतलब मदद मिली। ठीक, अब आगे आते हैं, देखते हैं क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सभी राज्यों को एकत्र किया
मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सभी राज्यों के राजाओं को इकट्ठा किया, एक सभा बुलाई जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि से भारत को नई दिशा प्रदान की। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, एक सभा इकट्ठा किया जिसमें राज्यों को, राजाओं को बुलाया और सभी बिंदुओं को ध्यान में रखा और भारत को नई दिशा प्रदान की। मतलब सब एकजुट होकर जब कार्य करेंगे तो उससे क्या होगा कि कार्य अच्छा होगा, मतलब कि एक नई दिशा प्रदान हुई। तो चंद्रगुप्त के बारे में ये आपकी स्टोरी थी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। अगर मैं आपको दोबारा समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वजह से आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा कि एक बार आप वीडियो फिर से अच्छे से देख के समझ लें। देखिए आगे उसके बाद क्या होता है। मेगास्थनीज का भारत वर्णन। मेगास्थनीज के बारे में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा ही था। तो देखिए मेगास्थनीज ने क्या मतलब डिस्क्रिप्शन किया, भारत के बारे में क्या वर्णन किया। मौर्य वंश में मेगास्थनीज सबसे महत्वपूर्ण राजदूत थे। जो मौर्य वंश में राजदूत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे वह थे मेगास्थनीज, जो कि यूनानी साम्राज्य के मौर्य दरबार में आए। अब देखिए जो मेगास्थनीज थे वह किस देश से संबंधित थे, वह यूनानी राजदूत थे। ठीक, मतलब मेगास्थनीज यूनानी देश से आए हुए थे। और कभी कभी और ये जैसे कि आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, आपको दे देगा कि मेगास्थनीज किस देश से आए हुए थे वह या किस देश से संबंधित थे। आपको चार ऑप्शन दिया रहेगा, आपको एक पे टिक करना होगा। एक बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि राजदूत जो है मतलब यूनानी राजदूतों के आप नाम लिखिए, दो नाम, तीन नाम, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि मेगास्थनीज जो था वह यूनानी देश का राजदूत, मतलब यूनानी देश का रहने वाला था। और वह चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में जब आया था तो वह राजदूत बन के आया हुआ था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मेगास्थनीज जो है वह किस राजा का राजदूत था। तो आपको पता है कि मेगास्थनीज जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य दरबार का राजदूत था। सैल्यूकस ने इन्हें अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। जो सेल्यूकस है वह यूनानी राजा था। उसने क्या किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना दूत बनाकर भेजा था। ठीक, अब देखिए आगे आते हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक में भारत देश की भूमि, जलवायु, पशु पक्षी, शासन पद्धति में धर्म और राजनीतिक, सामाजिक रीति रिवाजों का वर्णन किया था। मेगास्थनीज की एक बुक थी इंडिका। मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम इंडिका है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मेगास्थनीज की बुक का क्या नाम था। तो मेगास्थनीज की जो बुक थी उसका नाम इंडिका था। तो उसने अपनी बुक में भारत देश की भूमि कैसी थी, यहाँ का जलवायु कैसा था, पशु पक्षी कैसे थे, यहाँ की शासन पद्धति कैसी थी, धर्म कैसा था, राजनीतिक सामाजिक रीति रिवाजों का संपूर्ण वर्णन किया था। मतलब उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ था। लेकिन दुर्भाग्यवश मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक अब प्राप्त नहीं है। प्रेजेंट टाइम में मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका वह अभी प्राप्त नहीं है। प्रेजेंट टाइम में आपको यह बुक नहीं मिलेगी। इंडिका से भारत के विषय में निम्न जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज के द्वारा जो भारत के बारे में वर्णन हुआ है वह जो है अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मेगास्थनीज ने भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है उसके बारे में बताया है। अब देखिए मेगास्थनीज ने क्या बताया है कि भारत का आकार मेगास्थनीज के अनुसार भारत का आकार चतुर्भुज के समान है। मतलब कि मेगास्थनीज ने भारत का आकार कैसा बताया है, चतुर्भुज बताया है। कैसा बताया है, चतुर्भुज बताया है। ठीक, ये हो गया हमारा चतुर्भुज। ठीक, अब थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। चतुर्भुज तो पता है ना आप लोगों को। ठीक,
देखिए, आप इसको अच्छे से सुनेंगे, मेन मेन पॉइंट आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हिस्ट्री आप याद ही नहीं कर सकते। अगर आप याद करेंगे तो आप दूसरे दिन भूल जाएंगे। एक को दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आसानी से याद मतलब समझ में आ जाएगा और आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। बस कीवर्ड्स आप याद रखिए और उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश किया करिए। देखिए आगे क्या है, इसके पश्चिम में हिमालय और दक्षिण व पूर्व में समुद्र है। यह जो है आपका तो पता है ईस्ट है, ठीक। ये वेस्ट है, ठीक। ये आपका नॉर्थ है, ये जो है क्या है साउथ है। ये आपको पता है। तो देखिए यह मेगास्थनीज के अनुसार है। आज के टाइम में भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसको मेगास्थनीज की बुक से मत वैरी करिएगा, वह नहीं मैच करेगा। जो हम ये पढ़ रहे हैं वह सिर्फ मेगास्थनीज के अनुसार पढ़ रहे हैं, ठीक, कि उसने क्या वर्णन किया था उस समय। तो जो आपका पूर्वी हिस्सा है ना, देखिए इसके पश्चिम में, सॉरी पश्चिम में मतलब वेस्ट, ये जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ हिमालय, सॉरी ये क्या है हिमालय, पश्चिम में हिमालय, दक्षिण व पूर्व में मतलब इस पोर्शन में क्या था समुद्र था, ठीक। और फिर देखिए क्या है, गंगा और सिंधु विशाल नदी है। मतलब गंगा और सिंधु जो है वह सबसे विशाल नदी है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। मतलब ये उत्तर है, ये ऊपर नॉर्थ को उत्तर बोलते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, ठीक। ये हो गया भौगोलिक स्थिति। उसके बाद फिर क्या है, भारतीय जलवायु से मेगास्थनीज अधिक प्रभावित हुआ। मतलब भारतीय जलवायु से मेगास्थनीज बहुत अधिक प्रभावित हुआ। क्यों प्रभावित हुआ, देखिए भारत में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी, ग्रीष्म मतलब गर्मी, गर्मी के मौसम में गर्मी, और वर्षा ऋतु मतलब बारिश के समय अत्यधिक वर्षा होती थी, ठीक। ये हो गया आपकी भौगोलिक स्थिति। समझ में आया। क्या बताया कि चतुर्भुज है, ठीक। पश्चिमी में हिमालय है और पूर्वी और दक्षिणी में क्या है सागर है। नॉर्थ में, नॉर्थ से साउथ की ओर क्या बहती है, कौन सी नदी, गंगा और सिंधु, जो कि बहुत विशाल नदी है। और ये क्या हुआ था, मेगास्थनीज भारतीय जलवायु से बहुत प्रभावित हुआ था। और वह क्या था कि उसकी बुक में ये लिखा हुआ है कि गर्मी के समय बहुत गर्मी थी, बारिश के समय बहुत वर्षा होती थी, जो कि कॉमन सी बात है। जो मौसम होगा तो उसका जलवायु भी वैसा होगा। अब देखिए सेकंड है पाटलिपुत्र, ठीक। पाटलिपुत्र यह जो है बिहार में स्थित है, आप सभी को पता होगा। और एक चीज और, चंद्रगुप्त का जो कैपिटल था, राजधानी था, वह भी पाटलिपुत्र ही था। अब देखते हैं इसमें क्या बताया है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में छोटे बड़े नगर थे जिनका निश्चित संख्या बताना कठिन है। देखिए इन्होंने पाटलिपुत्र का विशेष वर्णन किया है। वैसे तो बहुत सारे छोटे बड़े नगर हैं और उनकी संख्या भी नहीं बताई जा सकती क्योंकि बहुत सारी थी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पाटलिपुत्र था, इसीलिए इन्होंने इसका विशेष वर्णन किया इस पाटलिपुत्र के स्थान के बारे में। देखिए आगे क्या है पाटलिपुत्र में, वह यहाँ पर बने मकान अत्यधिक वर्षा व बाढ़ के कारण लकड़ी के बनते थे। मतलब कि यहाँ पे वर्षा अधिक होती थी, बाढ़ भी आते थे, इसलिए क्या होता था लकड़ी के मकान बनाए जाते थे। और ऊंची जगहों के नगर, जो ऊंची जगहों पे रहते थे नगर, जैसे कि जहां पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता था, उन नगरों की जो मतलब कि निर्माण किया जाता था वह ईंट व मिट्टी से बनते थे, ठीक। तो यहाँ पर बने मकान अत्यधिक वर्षा व बाढ़ के कारण लकड़ी के बनते थे और जो ऊंची जगहों के नगर हैं उनका मकान ईंट व मिट्टी से बनते थे। पाटलिपुत्र सबसे बड़ा नगर हुआ करता था। मौर्य वंश का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र था और पाटलिपुत्र मौर्य वंश की राजधानी थी। देखिए यह भी क्वेश्चन में बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी किस नगर को बनाया, तो कौन से नगर को बनाया था, पाटलिपुत्र, ठीक।
जो सोन व गंगा नदी पर बसा था। ये जो पाटलिपुत्र नगर है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सोन व गंगा नदी। यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि पाटलिपुत्र किस नदी पर बसा हुआ था, तो किस नदी पे? सोन व गंगा नदी के किनारे। यह नगर चारों ओर काठ की दीवार से घिरा था। काठ मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी की दीवार से घिरा था। इसमें 570 बुर्जिया और 64 दरवाजे थे, मतलब 64 दरवाजा था और 570 बुर्जिया, मतलब खिड़की हो सकता, खिड़की मान सकते हैं या तो झरोखा यह था। ठीक, यह सब पॉइंट जो होते हैं ना, ये आपको नंबर दिलाने वाले होते हैं कि हाँ ये किस नदी पे जो है स्थित है, सबसे बड़ा नगर है, कितने दरवाजे थे, तो यह सब थोड़ा नंबर दिला सकते हैं। मेन मेन चीज आप की पॉइंट याद रखिए, बाकी अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए। जैसे पाटलिपुत्र सबसे बड़ा नगर था, एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा ऑब्जेक्टिव कि हाँ पाटलिपुत्र किस नदी पर बसा था, पाटलिपुत्र जो है मतलब कि किसकी राजधानी थी। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने अब पढ़ा पाटलिपुत्र के बारे में, अब आते हैं आगे हम धार्मिक स्थिति पढ़ते हैं कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य जो वंश था उसकी धार्मिक स्थिति कैसे थी। देखिए, मेगास्थनीज ने यूनानी देवताओं डिओनिशन और हिराकेल्स के बारे में कहा कि इसको भारतीय अपना देवता मानकर पूजते थे। मेगास्थनीज ने ये बताया अपनी बुक में कि जो यूनानी देवता हैं डिओनिशन और हिराकेल्स, इन्हीं को भारतीय अपना देवता मानकर पूजते थे। ये मेगास्थनीज ने बताया है। ठीक, लेकिन या परंतु वास्तव में यह शिव और कृष्ण थे, मतलब कि वास्तव में क्या थे? ये शिव और कृष्ण जी थे। मेगास्थनीज के अनुसार यज्ञ व बलि की प्रथा प्रचलित थी। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य वंश में यज्ञ और बलि की प्रथा प्रचलित थी। ठीक, यज्ञ से तो आपको पता ही होगा, बलि भी पता होगा, जो जानवरों की बलि दी जाती है। ठीक, तथा पुनर्जन्म, तथा भारतीय पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। जो भारतीय हैं, मतलब जो मौर्य वंश के प्रजा थी या लोग थे, वह पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक, यह हो गया आपकी धार्मिक स्थिति। तो देखिए, मैंने मेन मेन पॉइंट किया है। अगर आपको एग्जाम में आता भी है तो आप पॉइंट बना के लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मेन मेन एग्जामिनर यही देखता है कि हाँ बच्चों को उस चीज के बारे में कितना नॉलेज है। अब आप सब एक साथ लिख देंगे तो इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसे लिखेंगे कि हाँ वहाँ की धार्मिक स्थिति कैसी थी, भौगोलिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो एग्जामिनर ये सोचेगा कि हाँ बच्चे को नॉलेज है, हाँ उसने अच्छे से पढ़ाया और उसको अच्छे से नॉलेज है। तो देखिए आगे देखते हैं आर्थिक स्थिति कैसी है वहां की। ठीक, मौर्य युग आर्थिक दृष्टि से उन्नत अवस्था में था, मतलब मौर्य युग का जो आर्थिक दृष्टि थी वो बहुत अच्छी थी। आर्थिक क्या होता है कि हाँ वहां की आर्थिक मतलब पैसे, वह कितने संपन्न है, वह हर चीज में संपन्न है कि नहीं, चाहे वह कृषि हो, चाहे वह कोई व्यापार हो, वह सब चीजों में संपन्न थे। जब इंसान संपन्न रहेगा तो पैसे तो आएंगे ही। तो आर्थिक का संबंधित इकोनॉमिक यानी पैसे से है। तो मेगास्थनीज के अनुसार भारत की भूमि उपजाऊ थी। भारत की भूमि कैसी थी? मौर्य वंश के मौर्य वंश के समय उपजाऊ थी, तथा वर्ष में दो फसलें उगाई जाती थी। ठीक, मतलब एक वर्ष में दो फसल उगाई जाती थी। सिंचाई का व्यापक प्रबंध था, मतलब सिंचाई का सारी अच्छी व्यवस्था थी, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। फसलें जो है अच्छे से उगाई जा सकती थी क्योंकि सिंचाई भी उपलब्ध थी और वहां की भूमि भी बहुत उपजाऊ थी। ठीक, अब आते हैं हम सामाजिक दशा के बारे में पढ़ते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीयों का जीवन सुखद, सरल व मितव्ययिता पूर्ण बताया है। मेगास्थनीज ने बताया है कि भारतीय का जीवन कैसा था? सुखद मतलब बहुत सुख वाला था, बहुत ही सिंपल और अच्छा था, सरल था, और मितव्ययिता मतलब आपस में बहुत मित्रता थी। ठीक, उन्होंने यही बताया। उनके अनुसार भारतीय भोजन चावल और दाल था, मतलब उनके अनुसार भारतीय का जो भोजन था वह चावल और दाल था। यह हमेशा पूर्ण वस्त्र धारण करते थे। ये का मतलब है कि इंडियन जो थे, भारतीय जो थे, हमेशा पूरा कपड़ा धारण करते थे। ठीक,
मेगास्थनीज के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 7 जातियों में बटी हुई थी। मतलब कि जो भारत की जनसंख्या थी टोटल वह 7 जातियों में बटी हुई थी, जो कि निम्न है। अब देखिए ये 7 जातियां जो बटी हुई थी वह किसी धर्म के अनुसार नहीं बटी हुई थी, वह उनके कार्य के अनुसार, उनका क्या काम है उनके अनुसार ये जातियां बटी हुई थी। ठीक, अब देखिए कौन कौन सी जाति है, 7 जातियां हैं। ठीक, सबसे पहला है दार्शनिक, इनको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। यह जो है मतलब कि घूमते थे यहाँ से वहां, और जो है जंगल में रहते थे, फल फूल खाते थे, और इनके फल फूल खाते थे। ये दार्शनिक थी, इनको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। दूसरा है कृषक, जो खेती करते थे। ठीक, जो मतलब कि फसल उगाते थे उनको कृषक श्रेणी में रखा गया है। गोप व शिकारी, ठीक, जो जानवरों का शिकार करते थे उनको शिकारी के जाति श्रेणी में रखा गया है। ठीक, फोर्थ है मजदूर, मतलब जो मजदूरी करते थे उनको मजदूर की श्रेणी में रखा गया। क्षत्रिय, मतलब जो युद्ध करते थे उनको क्षत्रिय की श्रेणी में रखा गया है। ठीक, अध्यक्ष, मतलब कि जो राज्य की भागदौड़ संभालते थे या उनका देख रेख करते थे उनको अध्यक्ष की श्रेणी में रखा गया। मंत्री तथा सभासद, जो मंत्री और सभासद हैं राजा के अंडर में जो काम करते थे वह मंत्री तथा सभासद के जाति के में, मतलब जाति के अंडर में थे। तो 7 जातियों में बटी हुई है, और यह जो है धर्म के अनुसार बिल्कुल नहीं बटी हुई है। यह किसके अनुसार बटी हुई है, अपने काम के अनुसार। ठीक, जो जिस तरीके का काम करता था उसको उस जाति में रखा गया है। तो एक बार फिर देख लीजिए, पहला दार्शनिक है, दूसरा कृषक है, तीसरा गोप व शिकारी है, फोर्थ जो है मजदूर है, पांचवा जो है वह छत्री, छठा अध्यक्ष, सातवां मंत्री तथा सभासद। ठीक, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, वरना क्लास लंबी हो जाएगी तो आप लोग बोरिंग होंगे, समझ में नहीं आएगा, बोर होंगे। तो चलिए, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो कल हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक, आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा और रिवीजन करिएगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए, कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट करके पूछिए। ठीक, मैं उसका तुरंत आपको कोशिश करूंगी कि आपको सारा रिप्लाई अच्छे से दे सकूं। ओके, थैंक